गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री की पहली यूनिट की शुरुआत करी है, जिसमें हम टॉपिक्स को बेसिकली स्टडी भी कर रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी निकाल रहे हैं। तो इसके सेकंड वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जो बचे हुए टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ये क्या है? ध्रुवीकरण शक्ति। डाइपोल मोमेंट, परसेंटेज आयनिक करैक्टर हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, अब करेंगे पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या है? किसी को पोलराइज करने की क्षमता। इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन व्हेन फॉर्मिंग ए आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड कब बनती है? ठीक है, एक हमारे किससे बनती है? कैटाइन से और अनायन से, धनायन से और ऋणायन से। जो हमारे कंपाउंड बनते हैं उनके अंदर कौन सा बंध होता है? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किससे मिलकर बनी? एक कैटाइन से और एक अनायन के। जब कभी भी साइज ऑफ कैटाइन और अनायन में फ़र्क आ जाए, कैटाइन का साइज छोटा हो जाए और चार्ज ज़्यादा हो जाए, तो वो अनायन को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर देता है। पोलराइज का मतलब उसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है। थोड़ा फिगर से और क्लियर करेंगे। जितना ज़्यादा अनायन का डिस्टॉर्शन होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉन्ड में कौन सा करैक्टर आ जाएगा? कोवलेंट। क्या करैक्टर आ जाएगा? कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड किस में बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल में, कैटाइन और अनाइन में। पर अगर कैटाइन का साइज छोटा हो जाए और अनाइन का साइज बड़ा हो जाए, तो उनके अंदर एक डिस्टॉर्शन बन जाता है। डिस्टॉर्शन किस वजह से? कैटाइन अनाइन को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो बॉन्ड आयनिक ना रह के क्या बन जाती है? कोवलेंट। तो ये दो फैक्टर्स पे पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है। साइज ऑफ कैटाइन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साइज ऑफ कैटाइन। स्मॉलर द कैटाइन, हायर द पोलराइजिंग पावर। अब NaMgAl लेफ्ट टू राइट मैंने इस तरीके से लिख दिया है। साइज ऑफ कैटाइन घटता चला जाएगा, उतनी ही ज़्यादा दूसरों को पोलराइज करने की, डिस्टॉर्ट करने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। चार्ज ऑन कैटाइन, अगर कैटाइन का साइज 1 से 2, 2 से 3 बढ़ता चला जाएगा, वो अनाइन को उतना ही डिस्टॉर्ट करेगा। होता क्या है? एक कैटाइन एक अनाइन। अभी तक हमने किसी को डिस्टॉर्ट नहीं किया, किसी को पोलराइज नहीं किया। बॉन्ड कैसी है? आयनिक बॉन्ड। जब कैटाइन क्या हो जाए, उसका साइज क्या हो? छोटा हो, और अनाइन का साइज क्या हो? बड़ा हो, तो होता क्या है? अंदर प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दूसरे को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अभी तक बॉन्ड क्या बन रही थी हमारी? आयनिक। और ये डिस्टॉर्ट करने के बाद ये बॉन्ड क्या बन जाती है? कोवलेंट करैक्टर ले आती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। पोलराइजिंग पावर जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर आता जाएगा। क्या बात याद रखनी है? हाई पोलराइजेशन, मोर डिस्टॉर्शन ऑफ अनाइन। अनाइन का उतना ही डिस्टॉर्शन होता जा रहा है, और उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ता जा रहा है? कोवलेंट करैक्टर। तो वो आयनिक कंपाउंड के क्या ना रह के क्या हो जाता है? सिंपल सा कोवलेंट करैक्टर बिहेव करने लग जाता है। थोड़ा सा हिंदी में भी बता देती हूँ। ध्रुवीकरण शक्ति क्या है? जब किसी घनायन की क्षमता जिससे वह ऋणायन के इलेक्ट्रॉन के बादल को विकृत कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, उसके अंदर कोई नेगेटिव विकृति अनायन जैसी प्रभाव नहीं रहता। जितनी अधिक विकृति होगी, उतना ही यौगिक कैसा होगा? कोवलेंट, सह संयोजक होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा विकृति, उतना ज़्यादा सह संयोजक। इस बात पे ध्यान रखना है। ये बात मैं बता ही चुकी हूँ। किस पर डिपेंड करेगा? आकार पर। घनायन का आकार जितना छोटा होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा ध्रुवीकरण, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन। और जितना उस पर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा ध्रुवीकरण। चार्ज ज़्यादा, ध्रुवीकरण ज़्यादा। छोटा साइज, ध्रुवीकरण ज़्यादा। अब लिथियम की सीरीज में हम लेके चले टॉप टू बॉटम। किसी भी का कंपाउंड का भी एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। किसका? कैटाइन का। अनायन सेम है।
कैटाइन का साइज बढ़ रहा है तो डिस्टॉर्शन की क्षमता कम होती चली जा रही है, उसकी विकृति की शक्ति कम होती चली जा रही है, तो आयनिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा और कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज होगा। पोलराइजेशन का मतलब ही है आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर का आना। अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चंस पर आते हैं हम। अभी आपने टॉपिक समझा है, आप खुद कर पाओगे। पोलराइजिंग पावर क्या है? इज द एबिलिटी ऑफ, ध्रुवीकरण किसकी क्षमता है? अनायन टू डिस्टॉर्ट कैटाइन? नहीं। ऋणायन धनायन को विकृत नहीं करता। कैटाइन टू डिस्टॉर्ट अनायन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। धनायन ऋणायन को विकृत करता है, धनायन ऋणायन को डिस्टॉर्ट करता है। एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल टू लूज इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा, पहले आदान प्रदान होकर आयनिक बॉन्ड बन चुकी है, उसमें कोवलेंट करैक्टर आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। विच कैटाइन हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर? किस धनायन की ध्रुवीकरण शक्ति अधिक है? अब ये कुछ हमें अगर इस तरह से लिखे हुए आएंगे, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, पोटेशियम आयन, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो आयनिक से किस में चले जाते हैं? वो कोवलेंट करैक्टर में। तो ऑप्शन आएगा 3 एल्यूमिनियम प्लस 3+। तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। इंक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर, अगर किसी की ध्रुवीकरण शक्ति बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? 10 बार बता चुकी हूँ। अगर किसी की ध्रुवीकरण शक्ति बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? कोवलेंट करैक्टर। क्या बढ़ता है? कोवलेंट करैक्टर। ध्रुवीकरण शक्ति बढ़ी, डिस्टॉर्शन बढ़ा, आयनिक से किस में कन्वर्ट हो गए? कोवलेंट में। कोवलेंट की तरह बिहेव करेंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनका मेल्टिंग पॉइंट किस तरफ चला जाएगा? कोवलेंट की तरफ, सहसंयोजक गुण की तरफ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज विद, किसके साथ बढ़ती है पोलराइजिंग पावर? बहुत बार पढ़ा हमने अभी। ध्रुवीकरण शक्ति क्या बढ़ाएगी? इंक्रीज इन साइज के साथ बढ़ेगी? नहीं। डिक्रीज इन चार्ज? नहीं। इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी? बिल्कुल सही बात। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो आंसर इसका क्या आएगा? 3rd, इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। इसी की ही लैंग्वेज घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप लोग कर पाओगे। अगला टॉपिक पोलराइजेशन के बाद तुरंत हम लेते हैं फजन्स रूल। बहुत पढ़ा है हमने फजन्स रूल। फजन्स रूल भी यही बताता है, सिमिलर से ही क्वेश्चन होते हैं दोनों में। फजन्स रूल हेल्प टू प्रेडिक्ट द कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो साइंटिस्ट आया था, उसने अपने रूल्स दे दिए थे। उसने कहा था मेरे आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट करैक्टर है, मेरे किसमें आयनिक यौगिक में कितना सहसंयोजक करैक्टर बढ़ने लगा है। किसने बताया था? फजन्स रूल ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन आयनिक बॉन्ड शो मोर कोवलेंट नेचर। बॉन्ड आपको सभी को पता है आयनिक बनती है कैटाइन और अनायन से, और कोवलेंट कंपाउंड्स कौन होते हैं? जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, जो आपसी रजामंदी से बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में यही कोवलेंट नेचर बन रहा है व्हेन कैटाइन हैज हाई पोलराइजिंग पावर एंड अनायन इज इजीली पोलराइजेबल। कैटाइन अनायन को डिस्टॉर्ट कर देगा, उसको पोलराइज कर देगा, उसका चार्ज अपनी तरफ ले आएगा और उसको ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि तू अनायन है। तो फजन्स रूल ने 3 नियम दिए थे। उसने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल कोवलेंट करैक्टर इंक्रीजेज विद, कब कब कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा? स्मॉल एंड हाई चार्ज ऑफ कैटाइन, स्मॉल एंड हाई चार्ज ऑफ कैटाइन। इसको 3 बार बोलो, याद हो जाएगा। NaCl और कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा? जिसका साइज छोटा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। बट लार्ज एंड हाई चार्ज ऑन अनाइन, अनाइन अगर बढ़ता चला जाएगा, कैटाइन अगर सेम रहेगा, तो मोर कोवलेंट कौन होगा? लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसे हम इजीली डिस्टॉर्ट
कर सकते हैं। तो कोवेलेंट करेक्टर ये ज़्यादा, जिसको ज़्यादा इजीली डिस्टॉर्ट कर दे वो कोवेलेंट बन जाएगा। लास्ट बात, कैटायनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। सूडो मतलब पूरी तरह से हमने नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाया, बट पूरा हो गया। NH2 NP6 ND10 जैसे जिंक में हो गया, और ये मेरा नियॉन में हो गया NH2 NP6। तो इसके कंपैरेटिव में अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बनकर कोई कंपाउंड बनता है तो इनमें कोवेलेंट करेक्टर आएगा। ये 3 बातों का ध्यान रखना है, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, हाई चार्ज ऑफ कैटाइन एंड लार्ज एंड हाई चार्ज। अनाइन का साइज बड़ा होता चला जाए और चार्ज भी बढ़ता चला जाए तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा हिंदी में भी बता देती हूँ। फजन का नियम क्या बताता है? आयनिक यौगिकों में कितना सहसंयोजक गुण है, आयनिक यौगिकों में कितना सहसंयोजक गुण है, उसी के अनुमान को फजन्स रूल ने बताया था। यदि घनायन का ध्रुवीकरण अधिक होगा तो ऋणायन आसानी से ध्रुवीकृत हो जाता है। किसकी शक्ति ज़्यादा होगी? धनायन की, कैटायन की। और आयनिक यौगिक में सहसंयोजकता बढ़ती जाती है। जो पोलराइजेशन है वो उसी को ही समझाया था फजन्स रूल ने। तो इसके लिए हमारे क्या क्या नियम चाहिए? धनायन का आकार छोटा, धनायन का आकार छोटा, कैटायन का साइज छोटा, धनायन में अधिक धनात्मक आवेश, A+ से 2+ ज़्यादा, 2 से 3+ ज़्यादा। जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता चला जाएगा उतनी उसकी पोलराइज करने की दूसरे की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। अगर ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो भी उसे आसानी से पोलराइज कर सकते हैं। और दूसरा, धनायन का 18 इलेक्ट्रॉन संरचना। तो AlCl3 और सोडियम क्लोराइड में, AlCl3 और सोडियम क्लोराइड में किस में ज़्यादा है कोवेलेंट करेक्टर? एल्युमिनियम क्लोराइड में। और लिथियम क्लोराइड और NaCl से किस में ज़्यादा है? लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। इसी से ही रिलेटेड अब क्वेश्चंस और देख लें। ध्यान क्या रखना है? साइज। ध्यान क्या रखना है? चार्ज। फजन्स रूल क्या प्रेडिक्ट करता है, क्या दर्शाता है? बॉन्ड एनर्जी नहीं, आयनिक करेक्टर नहीं, कोवेलेंट करेक्टर क्या दर्शाता है? मेरे किसी भी कंपाउंड में कितना सहसंयोजकता है। ऑप्शन आएगा सी। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज विद। फजन नियम के अनुसार सहसंयोजकता कब बढ़ती है? 3 रूल हमने बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं। ऑप्शन सी पर आ जाओ तुरंत। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, कैटायन इज स्मॉल एंड चार्ज ऑन कैटायन इज हाई। तो फजन्स रूल इसी से बढ़ता जाएगा, इसी से ही कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट कंपाउंड शो मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर? याद कर लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा। कौन सा यौगिक अधिकतम सहसंयोजकता दर्शाता है? आप खुद सोचो। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम। जिसका साइज छोटा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, वही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर दर्शाएगा। आंसर इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। क्यों? लिथियम क्या है? अल्काली मेटल्स में छोटा साइज है, Na का साइज बड़ा है। ठीक है, तो हमें तो ऐसे समझ में आ गया। लिथियम लार्ज नहीं, लिथियम पॉजिटिव हैज हाई पोलराइजिंग पावर, यही इसका आंसर है। आंसर इज बी। नेक्स्ट लास्ट आइए। विच पेयर फॉलोज फजन्स रूल? इन सब में फजन्स रूल फॉलो क्या करता है या किस में ज़्यादा होता है? NaCl और AlCl के कंपैरिजन करें तो AlCl3 में Al का साइज छोटा, तो फजन्स का नियम ज़्यादा। NaF-NaI, यहाँ फ्लोरीन का साइज छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन में ज़्यादा
पर्सन्स का पोलराइजेशन होगा। तो इन सब में ऑप्शन फॉलो होता है सिर्फ फर्स्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब फटाफट से तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग और समझ लेते हैं और उसके क्वेश्चंस निकालेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। एक अट्रैक्ट बॉन्ड नहीं है ये, इसके अंदर सिर्फ वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट ऑकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम और वन मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखना है, एक मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन हो और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या मिले हमें, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिले, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन बनता है उसे कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर मॉलिक्यूल और इंट्रा। इंटर का मतलब अपने जैसे सेम मॉलिक्यूल में, सेम कंपाउंड में, HF के बीच में, वाटर के बीच में, उसे बोलते हैं इंटर। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? दिस ऑकर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अपने सेम मॉलिक्यूलर में इंट्रा और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इंटर। हाइड्रोजन किससे जुड़े? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, वो भी कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। तो इसमें एग्जांपल याद कर लेना, ऑर्थ्रो नाइट्रोफिनॉल। इंट्रा में क्या एग्जांपल है? ऑर्थ्रो नाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम क्यों पढ़ते हैं? जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्लियर? अब इस थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर आकर्षण बल है। कब बनता है? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ आकर्षित होता है। हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ आकर्षित होता है और क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। दो तरह के होते हैं, एक अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और एक अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतर में मतलब दो डिफरेंट अणुओं के बीच, और अतः अणुक हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के भीतर। चलो क्वेश्चंस और देखें, MCQ पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, किस में सबसे ज़्यादा अधिक हाइड्रोजन बंधन है? अमोनिया, वाटर, H2S, HF। इन सब में आंसर देखेंगे तो जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा जुड़ रहा होगा हाइड्रोजन के साथ, उसमें ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑप्शन आएगा HF। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, उतना ही थोड़ी सी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी। सेकंड क्वेश्चन, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू। लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल होता है ना। वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट उच्च क्वथनांक क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध के कारण। उसके पूरे सीरीज में वाटर का बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव इंट्रामॉलिक्यूलर, इस चीज पर ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन किस में पाया जाता है? बच्चे भूल जाते हैं ऑर्थो और पैरा। पैरा में मिलेगा अंतर, और यहाँ पे हमें ऑप्शन लेना ए, ऑर्थ्रो नाइट्रोफिनॉल। क्या लेना है? ऑर्थ्रो नाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन इज ए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ, कैसी बॉन्ड है? क्या कोवलेंट है? क्या आयनिक है? क्या वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है? ये मेटालिक बॉन्ड है? क्या ये सहसंयोजक बंध है? क्या ये आयनिक बंध है? क्या ये कमजोर विद्युत स्थैतिक आकर्षण है या धात्विक बंध है? ये एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े बाद घुमा फिरा के आएंगे और इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का प्रभाव पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण? लो डेंसिटी ऑफ आइस, हाई सरफेस टेंशन, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दीज।
ये सारे ही कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर में होते हैं। उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कर लिए। नेक्स्ट चलते यस इस यूनिट का लास्ट टॉपिक अब रह गया है वंडरवॉल्स फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल्स बल। वंडरवॉल्स फोर्सेस क्या है? ये भी एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। वर्ड ध्यान देना, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का। द एक्ट बिटवीन द न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स। वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो किसके बीच में मिलती हैं? न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में। न्यूट्रल मतलब कोवलेंट के बीच में। अभी तक हम पहले पढ़ रहे थे फजन्स रूल, आयनिक में कोवलेंट कैरेक्टर। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ही पढ़ेंगे और उनके अंदर क्या क्रिएट होगा? पोलर नेचर बनेगा। कोवलेंट कब बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से, दोनों की बराबर की रजामंदी से। H2 का एग्जाम्पल ले लो या HCl का ले लो, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं। किसी के ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता, किसी के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? कोवलेंट है। बट यहाँ क्या होता है? अब उसको पढ़ते हैं। दीज फोर्सेज आर मच वीकर देन कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। पर हम इसे पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें बड़ी हेल्पफुल होती है बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के लिए। वंडरवॉल वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है जो किस में बन रहा है? न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल। अच्छा देखते हैं, पहला क्या टाइप है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है? दीज फोर्सेस एक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कोई भी आपके दो एटम्स हैं, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे HCl के बीच में मैं दिखा रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा चार्ज नहीं है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाइड्रोजन इज स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर है, तो ये क्या है? पोलर है। तो एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल किससे जुड़ेगा? एक छोटी छोटी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। ये कोई बॉन्ड नहीं होती, ये फोर्सेस होती हैं, एक शक्ति होती है जो थोड़ा सा इनको जोड़े रखती है। जरा सी हीटिंग से तुरंत टूट भी जाती है। पहली क्या है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। किसके बीच में बनेगी? जो ऑलरेडी जिनके अंदर हल्का सा डाइपोल मूवमेंट होता है। दूसरी होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल का मतलब एक तो पोलर है, दूसरे में इंड्यूस का मतलब पैदा करना, जनरेट करना। दूसरे मॉलिक्यूल में हम डाइपोल जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। एक में ऑलरेडी डाइपोल है, वहाँ दोनों में था। तो एक मॉलिक्यूल इंड्यूसेस ए डाइपोल इन अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस का मतलब जनरेट करना या पैदा करना। जैसे एक पोलर मॉलिक्यूल क्या हो गया? वाटर। वाटर में O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और वो किसके साथ जुड़ा? नॉन पोलर ऑक्सीजन के साथ। तो बीच में जो इंटरेक्शन है इसको बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। तीसरा आता है लंडन फोर्सेस। लंडन मतलब थोड़ी देर के लिए, क्षणिक के लिए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। एट ए इंस्टेंट, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी उनके अंदर डाइपोल क्रिएट हो गया। बड़ा न्यूट्रल सा मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल सा बंदा था, थोड़ी देर के लिए उसका कभी पॉजिटिव प्रभाव आ गया, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दीज फोर्सेस अराइजेस ड्यू टू टेम्पररी फॉर्म डाइपोल ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पूरा का पूरा नॉन पोलर था, ना इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर कहीं था ना नेगेटिव। एकदम से क्या हुआ? एक पार्ट उसका बॉडी का पॉजिटिव बन गया, एक पार्ट नेगेटिव। एक पार्ट बॉडी का पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव। तो थोड़ी देर के लिए, इंस्टेंट के लिए डाइपोल इंड्यूस हो गया। आपको समझ में आ गया होगा? ये एक कमजोर अंतर अणुक आकर्षण बल है जो तटस्थ है, न्यूट्रल परमाणुओं में या अणुओं के बीच होता है।
ये आयनिक या सहसंयोजक बंधों से कमजोर होता है। वही 3 टाइप हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल प्रेरित डाइपोल बल और लंदन विसरण बल। ये 3 तरह के हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप इन क्वेश्चंस के साथ आप अच्छा तैयार कर पाओगे, क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस हैं क्या? वंडरवॉल फोर्सेस हमारी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकर वंडरवॉल फोर्सेस? कौन सी सबसे कमजोर वंडरवॉल बल होता है? अगर लंडन डिस्पर्सन लिखा है तो यही आपको उत्तर देना है। वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेज विद, कैसे बढ़ती है वंडरवॉल फोर्सेस? मॉलिक्यूलर मास, डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वंडरवॉल फोर्सेस कब बढ़ेगी? जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, किस में होती है लंडन डिस्पर्सन? अभी हमने पढ़ा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। विच मॉलिक्यूल शोज ओनली लंडन डिस्पर्सन? जो भी हमारा नॉन पोलर होगा वही क्या होगा? ओनली लंडन डिस्पर्सन करेगा। ऑप्शन इज N2। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच बच्चों।